हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का, अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट नंबर 1 आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही चल रहे थे। हम यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 तो कर लिया था हमने कवर। आज उस पार्ट 2 के साथ यूनिट नंबर 1 का पूरी तरह से समापन हो जाएगा हमारे। तो आओ मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे प्यारे बाबुओ, आओ जरा करते हैं शुरुआत। तो ऑब्वियसली बात है, स्पेसिफिकली आपके सीए फाउंडेशन के लिए ही बनाए गए हैं लेक्चर्स, लेकिन हाँ बाकी लोगों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे कि जो लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उनके भी सिलेबस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आता है, तो उनके लिए भी ये खासा हेल्पफुल रहने वाला है सेशन। तो चलिए जी, करते हैं बातों की शुरुआत। यूनिट नंबर 1 का आज समापन करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर जहां हमने देखा था कि ये टॉपिक हैं जिसको कि हमने पार्ट 1 यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक खत्म कर लिए थे। और अगर कोई सीधा यहीं पर ही आज का लेक्चर देख रहा है तो पहले आई बटन पे क्लिक करके उस पहले लेक्चर को देख लें, जिसमें बेसिक शुरुआती बुनियादी बातें हमारी हो चुकी हैं मेरे बाबू। तो आज की क्लास के अंदर तो हमें क्या पढ़ना है मेरे बच्चा? पार्टनरशिप फर्म की बातें पढ़नी है हमें, कि कितनी तरह की पार्टनरशिप फर्म पाई जाती हैं और कितने तरह के ये इंसान, ये प्यारे प्यारे इंसान पार्टनर्स पाए जाते हैं। तो कितनी तरह की फर्म पाई जाती हैं हमारी पार्टनरशिप की दुनिया में, और कितने तरह के लोग पाए जाते हैं, कितने तरह के पार्टनर्स पाए जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इस यूनिट 1 के ही पार्ट 2 लेक्चर के अंदर बेसिकली ये चीज़ें पढ़ के खत्म कर देंगे, और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 1 समाप्त हो जाएगी। तो प्रेम से बोले राधे राधे। आओ जरा करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है। तो सर जी, काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म तो पहले से भी पढ़ी हुई है हमने, 11वीं में आई थी, थ्योरी में याद नहीं है मगर। तो आओ जरा याद कर लेते हैं कि बेसिकली कितनी तरह की पार्टनरशिप फॉर्म होती थी। तो हम 2 हिस्सों में बांटते थे, या तो ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितने वक्त तक के लिए चलेंगी। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म हुआ करती थी पार्टनरशिप एट अ विल। पार्टनरशिप एट अ विल, यहां विल वर्ड का मतलब क्या है? क्या विल वर्ड का मतलब है कि आई विल डू दिस, यू विल डू दिस, वो वाला विल हेल्पिंग वर्ब? नहीं। तो विल का मतलब है इच्छा, यानी पार्टनरशिप चलती रहेगी जब तक कि पार्टनर्स की इच्छा हो। यानी यहां ये वो पार्टनरशिप है जिसके अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं रहता, बल्कि पार्टनर्स लोग एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए, और ये अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक कि पार्टनर लोग एग्री करते हैं। जब डिसकंटिन्यू करनी होगी तो डिसएग्री हो जाएंगे और पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी तरह की पार्टनरशिप बोलने को बोल सकते हैं जहां शुरुआत में पार्टनरशिप की बुनियाद ही है वक्त। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, जहां शुरुआत के अंदर ही तय कर लिया गया कि बेसिकली सिर्फ 3 साल के लिए हम मिलके काम करेंगे और उसके बाद बात खत्म। तो पीरियड मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे करके होती है आपकी पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड मेरे बाबू, और जिसको अभी गहराई में अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद लैंग्वेज वाइज। जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ हम बेहतरीन तरीके की लेवल की पढ़ाई करते हैं, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को हल्के वर्ड्स में भी जानते हैं, समझते हैं, देन फिर उसके बाद में इन डेप्थ, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, तो फिर लैंग्वेज वाइज भी एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करके चलते हैं मेरे बच्चा। तो सबसे पहले हल्के वर्ड्स में जान लिया, समझ लिया हमने कि भाई अनंत काल तक चलने वाली, जब तक उनकी इच्छा होगी चलने वाली पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए चलने वाली पार्टनरशिप फॉर्म आपकी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड कहलाएगी। इसके अलावा भाई एक्सटेंट ऑफ अ बिजनेस, ये दूसरा बेस है हमारा। एक्सटेंट ऑफ अ बिजनेस कि एक होती है जनरल पार्टनरशिप कि भाई हम तो मिलके काम करेंगे, किस चीज का? किसी भी चीज का कर लेंगे, लेकिन मिलके काम करेंगे, जो करेंगे मिलके करेंगे, ऐसे करके बातें। यानी यहां कोई फिक्स नहीं बातें हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टास्क मिलके करना है और बाकी काम अलग अलग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल पार्टनरशिप है, मिलके ऑब्वियसली डिसाइड तो किया होगा कि किस चीज का बिजनेस करना है, लेकिन अगर कल को उन्हें कोई एड ऑन भी करनी है कि हाँ नई बिजनेस लाइन ओपन करनी है, तो शौक से कर सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन को थोड़ा डिलीट करना है, कम करना है प्रेशर रिलीज करने के लिए, तो वो भी काम किया जा सकता है मेरे बच्चा। लेकिन एक दूसरे तरीके की पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर हद तक ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी कि भाई एक बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है बड़ा सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो एक साथ मिलके काम करते हैं, लेकिन जैसी वेंचर पूरा बिल्डिंग बन जाएगी तो बाद में अलग अलग हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए होती है कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, ये बिजनेस हो जाएगा, जैसे ये बिजनेस पूरा हो जाएगा, जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म। बाकी के फर्दर आगे के काम के लिए हम पार्टनरशिप में रहें ही रहें ऐसा जरूरी नहीं है। रह भी सकते हैं अगर एग्री हो गए तो,
अगर एग्री हो गए तो रह भी सकते हैं और नहीं भी एग्री हो सकते। तो जरा इन सभी को गहराई में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप एट अ विल क्या है। तो पार्टनरशिप एट विल ऑब्वियसली जहां पर कोई फिक्स पीरियड मेंशन नहीं रहता, जो तो बेसिकली एग्रीमेंट पे चलती है, एग्री हो गए हैं पार्टनर्स, ठीक है जी, कि कितने टाइम पीरियड के लिए चलेंगे, तो कोई भी फिक्स पीरियड के लिए वो एग्री नहीं हुए हैं। तो देयर इज नो प्रोविजन मेड एज रेस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कि कब तक वो पार्टनरशिप चलने वाली है। और जब कहीं भी पार्टनरशिप एंटर होती है फॉर अ फिक्स टर्म, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनी है फिक्स टर्म के लिए और एक्सपायर हो गया वो टाइम एक्सपायर हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म सपोज करो उन्होंने कहा कि 3 साल तक हम मिलके बिजनेस करेंगे और 3 साल एक्सपायर हो गए और वो फिर भी काम कर रहे हैं, तो भाई फिर तो टर्म तो खत्म ही हो गई ना। तो ऐसे में उसको भी हम ट्रीट कर लेते हैं पार्टनरशिप एट विल, क्योंकि अगर 3 साल खत्म हो गए हैं और वो फिर भी लगे हुए हैं आपस में मिलके साथ में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम मान के चलते हैं कि इनकी तो अब इच्छा हो चुकी है, ये तो वाकई में जन्मों जन्मों साथ में मिलके ही बिजनेस करेंगे, तो पार्टनरशिप एट विल की कैटेगरी में हम उसे क्लासिफाई कर दिया करते हैं। इस तरह की पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किस दिन होगी? डिसॉल्व का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? डिसॉल्व का मतलब होता है बंद हो जाना। तो डिसॉल्व किस दिन होंगी? जिस दिन पार्टनर्स चाहेंगे, जब तक वो चाहेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो जब कहीं भी बाय एनी पार्टनर, जब तक कि वो रिटन में नोटिस नहीं दे देते, राइटिंग में सभी के सभी पार्टनर्स लोगों को और एनी अदर स्टेक होल्डर को अपनी इस इंटेंशन को डिसॉल्व होने के केस में, तो पार्टनरशिप एट विल जहां कोई टाइम पीरियड नहीं है तो डिसोल्यूशन भी कब होगा? जब पार्टनर्स लोग चाहेंगे, जब वो रिटन में नोटिस दे देंगे तो अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अब अगली जो बात है, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड के केस में अगर मैं ये डिसोल्यूशन की ही बात करूं, तो ऑब्वियसली इस तरह की ये जो फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप होती है ये तो कब खत्म हो जाती है? कम्स टू एन एंड जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड तो खत्म हो जाएगी। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करोगे तो ठीक है, फिर आपकी वो पार्टनरशिप एट विल की कैटेगरी में क्लासिफाई होगी। देखो पार्टनरशिप एट फॉर अ फिक्स पीरियड के अंदर भी भाई यहां तो प्रोविजन बनाया जाता है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बाकायदा, किस चीज का? ड्यूरेशन को लेके कि कितने वक्त की हम पार्टनरशिप करेंगे। और इस तरह की पार्टनरशिप को या पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड बोल देते हो, ये एक तरह की पार्टनरशिप है जो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। तो मोस्ट ऑब्वियस सी बातें लिखी हुई हैं इन्होंने। और जो डिसोल्यूशन की बात है वो भी बहुत ऑब्वियस ही है कि फिक्स पीरियड के लिए अगर बनाई है तो जैसे वो पीरियड लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू, तो प्रेम से बोलो फिर से राधे राधे। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात आ जाती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप की, जहां हमने कहा था कि जनरल पार्टनरशिप तो ऐसी है कि भाई मिलके काम कर रहे हैं, क्या करेंगे? मिलके काम, जो मर्जी काम करेंगे, जो भी करेंगे सब मिलके करेंगे, जन्मों जन्मों का बंधन है ये पार्टनरशिप, जो भी करेंगे सब मिलके करेंगे, है ना। तो ये है बेसिकली जनरल पार्टनरशिप। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप की पर्टिकुलरली अपनी हद में रहना, ये काम करेंगे मिलके और इसके अलावा और जो बाकी के काम होंगे सब अलग अलग करके चलेंगे। तो ये है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप क्या है मेरे बाबू? तो पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर। यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होने वाली है बातें कि हम पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर एडवेंचर या एज वेल एज कोई भी एक पर्टिकुलर जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ मिलके करने वाले हैं। यहां पर एडवेंचर का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है, एक ऐसा एडवेंचर, एक ऐसा काम जो शायद अकेले मुमकिन ही नहीं था, है काफी बड़ा सा कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, कोई एक्सप्रेस है, हाईवे बनाने का आपको काम मिल गया है, तो आप अकेले कर ही नहीं सकते, आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो, तो बाकी सबके साथ आप मिल गए हो, बड़ा सा एक्सप्रेस हाईवे आप बना दोगे और जैसे ही हाईवे बन गया तो बात खत्म हो गई। व्हेन ए पर्सन बिकम्स ए पार्टनर विद अनदर पर्सन इन ए पर्टिकुलर एडवेंचर, आप किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के अंदर ही अगर पार्टनरशिप में आए हो या अंडरटेकिंग में आए हो तो उसको कह देते हैं हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। तो खैर कह रहे हैं कि पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ सिंगल एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट। यानी आमतौर पर वो डिसॉल्व कब होगी? जैसे आखिरी में डिसॉल्व की बातें लिख देते हैं, तो भाई जैसे ही एडवेंचर खत्म होगा, अंडरटेकिंग जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है वो एडवेंचर खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। वो अंडरटेकिंग, वो जिम्मेदारी पूरी कर दी तो ठीक है, पार्टनरशिप खत्म। हालांकि यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट। सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ मेरे बाबू? तो सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि ये जो भी हम बातें बोल रहे हैं कि इस तरह की पर्टिकुलर पार्टनरशिप जैसे ही एडवेंचर खत्म, टास्क खत्म, अंडरटेकिंग खत्म, जिम्मेदारी खत्म, तो तुरंत पार्टनरशिप खत्म। तो सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट। तो अगर इसके कॉन्ट्रैरी में उन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया हो तो वो एग्रीमेंट की बातें मानी जाएंगी। अगर एग्रीमेंट ना बनाया हो
तो ये बातें मानी जाएंगी कि एडवेंचर खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, अंडरटेकिंग जिम्मेदारी खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, यानी अगर कोई एग्रीमेंट बनाया है तो उस एग्रीमेंट की बातें लागू होंगी मेरे बच्चा। चलो खैर, जनरल पार्टनरशिप की बातें करते हैं। जनरल पार्टनरशिप, जन्मों जन्मों का बंधन निभाया है, अब तो जो भी करेंगे मिलके करेंगे, ये होती है जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो वेयर ए पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रेस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल जो भी करेंगे सब मिलके करेंगे, तो इज अ जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑब्वियस सी बात है, इन द केस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर्स लोगों की, जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स लोगों की, वो एक्सटेंड होती है ओनली टू द पर्टिकुलर एडवेंचर। ऑब्वियस सी बात है कि जिस एडवेंचर के लिए आपने पार्टनरशिप की है सिर्फ उतनी हद तक ही आपकी लाइबिलिटी होगी, उतनी अंडरटेकिंग तक ही आपकी लाइबिलिटी होती, बट इट इज नॉट सो, बट ऐसा नहीं है इन केस ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में तो जो भी हैं जन्मों जन्मों का ये बंधन है, जो भी निभाएंगे सब मिलके निभाएंगे, जो भी लायबिलिटी होगी वो भी सब मिलके होगी, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है। तो जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से अलग चीज है ये, जो कि ऑब्वियसली एक अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से अलग चीज है ये, ठीक है जी, ओके। आगे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा टॉपिक आया है हमारा, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि भैया ऐसे ही छोड़ दो आप इसे, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है जी। क्या पार्टनरशिप डीड, क्या होती है पार्टनरशिप डीड? कि भाई आप लोगों को मिलके बिजनेस करना है, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है, तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कागज पत्री कुछ बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हैं, कुछ बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो जो मिलके बिजनेस करना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको तय करनी है, कुछ कागज पत्री कुछ बनाओगे, तो उस कागज पत्री को ही हम पार्टनरशिप डीड पुकार लेते हैं, जिसमें पार्टनर लोग सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन की, भाई नाम क्या है, पता क्या है, क्या हमारा प्रॉफिट शेयर करने का तरीका रहेगा, कितना कौन पैसा लगाएगा, उनका पार्टनर लोगों का पता क्या होगा, इसके अलावा कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मांगेगा या नहीं मांगेगा, ड्राइंग करने का तरीका क्या होगा, तो सारी बातें मेंशन कर दी जाती हैं। यानी इन शॉर्ट वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन का लेखा जोखा होता है हमारी पार्टनरशिप डीड। तो भाई द डॉक्यूमेंट, सबसे पहले द डॉक्यूमेंट जिसमें रिटन में कंटेन होता है, रिटन में होती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कैसे होती है? रिटन में होती है, ओरल नहीं होती। यानी मान के चलो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनता है, जो ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्री होना, तो जो वो अगर एग्री हो जाते हैं रिटन में, जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को लिख देते हैं, तो रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो एज टू द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स टू ईच अदर, की उनके सबके सब रिश्ते कैसे होंगे एक दूसरे के लिए, तो उसी ही डॉक्यूमेंट को पुकारते, द डॉक्यूमेंट इज अ पार्टनरशिप डीड। और उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है, कंटेन्स क्या क्या लिखा रहता है, तो बहुत आसान सी बात है, नेम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म लिखा रहता है, सभी पार्टनर्स का नाम लिखा रहता है, नेचर किस किस तरह का बिजनेस करेंगे, कहां बिजनेस करेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ है, कितने वक्त के लिए बिजनेस करेंगे, ये वाला पॉइंट चाहे तो काट भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना भाई। ड्यूरेशन लिखना क्या जरूरी होता है? ना, ड्यूरेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप एट विल के केस में कोई ड्यूरेशन नहीं होती। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कौन कितना पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की क्या होगा, प्रॉफिट बांटने का तरीका, एडमिशन रिटायरमेंट के क्या तरीके रहेंगे, कोई इंटरेस्ट मांगेगा या नहीं, कैपिटल पे, ड्राइंग पे, लोन पे वगैरह वगैरह, सेटलमेंट कैसे होगी चीज़ों की, और सैलरी कमीशन की बातें। तो कुल मिला के ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। ये तो हल्की फुल्की सी अगर आप याद भी नहीं करोगे तो 3-4 बार रीड भी कर लोगे तो खुद ही तुम्हें याद हो जाएंगी कि हाँ भाई ये बातें हैं, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन की बातें हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे भाई आज की क्लास के अंदर एक तो हमें डील करना था पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि हमने डील कर लिया है। एक तो पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड, जनरल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और एक छोटा सा टॉपिक भी खत्म कर दिया हमने पार्टनरशिप डीड का। इसके अलावा अब बात करते हैं मेरे बाबू काइंड ऑफ अ पार्टनर्स। तो ये हमारी आज की क्लास का ऑब्वियसली आखिरी टॉपिक है, काइंड ऑफ अ पार्टनर्स। तो आओ जरा प्रेम से बोले राधे राधे, बोलो जय हनुमान। शक्ति आती है इससे, ठीक है, शक्ति आती है, शक्ति की बहुत ज़रूरत है। आओ जरा पढ़ें। तो भाई अलग अलग हमारे टाइप के पार्टनर्स हैं, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर वगैरह वगैरह। तो सबकी बारी बारी से मैं बातें कर लेता हूं, जिसमें से सबसे पहले सबसे आसान सी बात करता हूं। भाई इनकमिंग पार्टनर कौन होता है? अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई नए पार्टनर को आना है, भाई ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी को आना है, तो ऑब्वियसली सी इनकमिंग पार्टनर है। ए बी 2 पुराने पार्टनर हैं, सी एडमिटेड पार्टनर है, तो सी को आना है, तो सी एक इनकमिंग पार्टनर है। बट क्या वो ए और बी
क्या वो ए और बी की कंसेंट के बगैर आ जाएगा? क्या उनकी मंजूरी के बगैर आ जाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसके अलावा भाई जिस डेट पर वो एडमिट हो रहा है, जिस डेट पर वो एडमिट हो रहा है, सपोज करो वो 1 अप्रैल 2018 को एडमिट हो रहा है, तो क्या उससे पहले की लायबिलिटी में उसकी कोई हिस्सेदारी रहने वाली है? तो जवाब है ना, नहीं रहने वाली है। तो उसके बाद वाली लायबिलिटी में उसकी हिस्सेदारी रहेगी। आउटगोइंग पार्टनर, क्या क्या आउटगोइंग पार्टनर? सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और जिसमें से जो मिस्टर ए है वो कह रहा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो ठीक है, ए है आउटगोइंग पार्टनर और डन। भाई जब तक वो फॉर्म में था तब तक की लायबिलिटी उसकी थी। जिस डेट पे वो अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस दे देगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा उसे कि हाँ भाई मैं तो फॉर्म से जाना चाहता हूँ, तो जिस डेट पर वो अपना पब्लिक नोटिस दे देगा कि मैं तो जाना चाहता हूं, तो वो लायबिलिटी से बरी हो जाएगा। उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिस्टर बी और सी एग्जीक्यूट करते रहेंगे उसके जाने के बाद में, तो उनके लिए उनके अंडर मिस्टर ए लायबल नहीं रहेगा। मोस्ट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। तो देखो ये तो जो बाइफर्केशन हुआ आउटगोइंग और इनकमिंग पार्टनर का, ये तो हुआ आने जाने के बेसिस पे। डन जी डन। आगे बात कर लेते हैं एक्टिव पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली एंगेज रहता है फर्म के सभी बिजनेस ऑपरेशंस में। डेली सुबह 10 बजे ऑफिस आता है, शाम के 7 बजे तक, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी जो आमतौर पर बिजनेस की मैनेजमेंट में पूरी पूरी अपनी हिस्सेदारी दिखाता है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? ये आमतौर पर नॉर्मल रोजमर्रा के बिजनेस के ये जो काम काज होते हैं इनमें नहीं आता, रेयरली कभी आ सकता है। आमतौर पे एक्टिवली पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। नॉमिनल पार्टनर कौन? जो फॉर्मेलिटी का पार्टनर है। ये ना पैसा लगाता है, ना पैसा लगाता, ना प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखता। फिर होता कौन है? मामूली पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? मामूली पार्टनर। मामूली पार्टनर यानी जो भी एक पार्टनर्स के कृत्य होते हैं ना, क्या होते हैं पार्टनर्स के काम? पार्टनर्स के काम होते हैं बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस को संभालना, बिजनेस की मैनेजमेंट में अपनी हिस्सेदारी दिखाना। तो इस नालायक से कुछ नहीं होता, ना ये पैसा लगाता, ना ये बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी दिखाता, ना कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस के अंदर अब मैनेजमेंट में अपना कोई वक्त देता। और बहुत ही अच्छी बात है, जब ये इतना सब कुछ नहीं करता तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी नहीं लेता। फिर ये है क्यों इस दुनिया में? कुछ तो कारण है इसका। क्या है बताओ? है क्या है? अभी देखते हैं। हाँ जी। तो नॉमिनल पार्टनर बेसिकली ये होता है, पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट ओनली। अब देखो कोई लोग होते हैं चौधरी, है चौधरी, सुने तुमने? चौधरी जो मतलब चौधरी मतलब वैसे मत लेके जाना कि हाँ भैया हम चौधरी हैं, हम नहीं है चौधरी, ऐसे कैसे कह रहे हैं सर जी। मतलब चौधरी तो एक स्लैंग है। चौधरी का मतलब क्या? जो अपने आप में ज़्यादा बनता है, जो अपने जो थोड़ा बड़े पोजीशंस पे रहता है, तो उसको आमतौर पर स्लैंग के तौर पर बोल दिया जाता है कि हाँ भाई ये तो चौधरी साहब हैं, ऐसे करके। तो कुल मिला के चौधरी, कुल मिला के जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट है, इसे तो कह देते हैं भैया आप बस प्रॉफिट में ही अपनी हिस्सेदारी रखो, आप तो बड़े आदमी हो, है भाई। फर्म है, बिजनेस है, कई बार फायदा होगा, कहीं भी नुकसान है, बट देखिए नुकसान की चिंता आपको नहीं करनी। आप तो चौधरी साहब हो, ऐसे कैसे? आपको बस प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखनी है, लॉस होगा वो हम देखेंगे, हैं। छोटी बातें ये नहीं करनी है हमें। लॉस में मत रखो अपनी हिस्सेदारी, आप बस प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखो। ऑब्वियस सी बात है कि रियल लाइफ के अंदर क्या पार्टनर्स इन प्रॉफिट होते हैं? तो हाँ होते हैं। कई बार किसी पर्सन में इतना ज़्यादा टैलेंट होता है कि उसके टैलेंट को एडमायर करने के लिए आप इस तरह की टर्म्स रख देते हैं कि भैया आप हमारे पार्टनर बन जाओ, प्लीज पार्टनर बन जाओ, बस प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखना, लॉस होगा तो कोई आपका हिस्सा नहीं रहेगा। तो ऐसे करके हम कई बार कह देते हैं। ये तो काफी ज्यादा खास है, इसको तो अलग से ही डिस्कस करते हैं अभी। ये तो काफी ज्यादा खास है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से 1 बाय 1 सबको एक एक बार अच्छे तरीके से रीड करते हैं। अपेरेंटली तो सुन लिया, कहानियां सुन ली, कोई चौधरी साहब हैं वो कोई मामूली इंसान है बिल्कुल ही, कोई आना जाना लगा रहेगा, कुछ ये आने जाने वाले पार्टनर्स हैं। तो ठीक है, आओ जरा देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एक्टिव एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनर बन जाता है साफ तौर पर एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट से बनता है ये पार्टनर। और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन अ कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, कौन होता है एक्चुअल पार्टनर? जो आमतौर पे एग्रीमेंट से पार्टनर बनता है ऑब्वियसली, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पूरे कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस में। सुबह 10 बजे ऑफिस आता है और शाम को जाता है और लगभग डेली आता है। ये पार्टनर है, ये एक्ट करता है एज ए एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, यानी कि ये आमतौर पर एक नॉर्मल पार्टनर है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के भी सारे के सारे जितने भी कामकाज है ये सारे के सारे संभाला करता है। और जब कहीं भी इसे रिटायरमेंट लेनी होगी तो इसे डेफिनेटली एक नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ रहा है कि भैया आज के बाद से अब मेरी लायबिलिटी में कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। अगर इसे एब्सोल्व का मतलब अगर इसे सभी अपनी लायबिलिटी से छुटकारा लेना है।
ये मन ही मन रिटायरमेंट ले लेगा या पार्टनर्स लोगों को बता देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट का, अगर इसे एब्सॉल्व करना है खुद को फर्म की लायबिलिटी से। तो जिस डेट पर ये पब्लिक नोटिस देगा तो इसे लायबिलिटी से एब्सॉल्व कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा जैसे ये पब्लिक नोटिस दे देता है। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा जो स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर भी कह सकते हैं हम, ये तो कभी आता ही नहीं है फॉर्म के अंदर, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है किसी को कि ये पार्टनर भी है, बताओ, है स्लीपिंग पार्टनर। तो जो ये पार्टनर भी है तो बेसिकली एग्रीमेंट से ही, भाई एग्रीमेंट भी अगर नहीं होगा तो पार्टनर कैसे बनेगा? ये ना आता ऑफिस, ना इसका किसी को पता, किसी थर्ड पार्टी को भी नहीं पता कि ये पार्टनर है, तो बेसिकली एग्रीमेंट के थ्रू ही बनता है ये। लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है, डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये बिल्कुल कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखता, इसे स्लीपिंग और ऑब्वियसली डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। ठीक है जी, ओके सर जी। इसके अलावा दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी हिस्सेदारी जरूर दिखाता है और ऑब्वियसली थर्ड पार्टीज के लिए लायबल भी जरूर रहता है। देखो थर्ड पार्टीज के लिए लायबल तो क्या मतलब, थर्ड पार्टीज के लायबल तो ये सभी के सभी रहते हैं कुल मिला के, भाई सभी के सभी पार्टनर्स हैं, तो ये सभी के सभी पार्टनर जो कि हैं वो लायबल हैं, लायबल टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? आपके लेंडर लोग हो गए जिनसे आपने पैसा उधार लिया हुआ है, आपके क्रेडिटर हो गए, तो उन थर्ड पार्टीज के लिए तो हमेशा सभी के सभी ही लायबल रहते हैं, चाहे कोई आपका एक्टिव हो, नॉमिनल हो, आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो, सबके सब लायबल रहेंगे। हाँ, क्योंकि ये स्लीपिंग पार्टनर है, एक तरह से सीक्रेट पार्टनर है, किसी को पता ही नहीं है इसका, तो इसको कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, इसको तो बस इंटरनली पार्टनर लोगों को कम्युनिकेट करना है कि भाई मैं फर्म से जाना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ, तो इसके केस में कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। इसके केस में ही मस्ट गिव ए पब्लिक नोटिस, ये तो एक्टिव पार्टनर है, इसका सबको पता है, तो जब तक ये बताएगा नहीं सबको कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, तो तब तक कैसे इसकी रिटायरमेंट मान सकते हैं हम? तो नहीं। इसके अलावा नॉमिनल पार्टनर है, मामूली पार्टनर। कौन है ये? मामूली पार्टनर, इससे नहीं होते कोई भी काम है भाई, ये तो बेसिकली अपना नाम दे देता है सिर्फ और सिर्फ फर्म को, क्या कर देता है, नाम दे देता है कि हाँ मैं हूं, तो यानी पूरी बाहरी दुनिया को तो ये नाम बता देता है अपना कि मैं इस फॉर्म के अंदर पार्टनर हूं, लेकिन इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है फॉर्म के अंदर। ये ऊपर से ये प्रॉफिट में भी अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखता, ये कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस में भी कोई अपनी हिस्सेदारी नहीं रखता, लेकिन हाँ भाई इसने नाम तो दिया है, नाम तो दिया है, पूरे के पूरी बाहरी दुनिया को नाम दिया है कि मैं इस फॉर्म के अंदर पार्टनर हूं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये लायबल तो हो जाएगा। तो ये वाली बातें तो याद रखिएगा, क्योंकि उसने नाम दे दिया है पूरी की पूरी बाहरी दुनिया को कि हाँ मैं इस फॉर्म के अंदर पार्टनर हूं, तो इसी ही कारण से वो सारी की सारी बाहरी दुनिया यानी थर्ड पार्टीज के लिए लायबल तो रह जाएगा। बाकी इससे कोई काम नहीं होता, इसका फॉर्म में कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट में अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखेगा, ये नॉर्मल कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस के अंदर भी कुछ नहीं करता। तो नॉमिनल पार्टनर मतलब मामूली पार्टनर, ना पैसा लगाएगा, ना प्रॉफिट चाहिए, ना बिजनेस में कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी रखेगा, बट नाम देने की वजह से बाहरी दुनिया को तो पता है कि पार्टनर है, बाहरी दुनिया को क्या लेना देना कि पैसे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा, बाहरी दुनिया को तो इतना पता है कि ये पार्टनर है, तो ठीक है, जब कहीं भी अगर उनका कोई पैसा डूबेगा तो भाई लायबल ये भी पर्सन हो जाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली भाई पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली तो ये कभी भी लायबल नहीं होते हैं लॉसेस के लिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब हैं, ये तो बस बैठे बैठे खाएंगे प्रॉफिट्स रखेंगे सिर्फ और सिर्फ, लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं रखेंगे। ठीक है जी। हाँ, लायबल तो हर कोई होता है, जैसे कि मैंने कह ही दिया था कि भाई लायबल की तो कोई बात ही नहीं है, लायबल तो सभी के सभी हैं थर्ड पार्टीज को लेके, तो लायबल ये भी रहते हैं थर्ड पार्टीज को लेके, क्योंकि बाहर के लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि आप प्रॉफिट में हिस्सेदारी रख रहे हो और लॉस को, भैया उनकी दुनिया में आप पार्टनर हो, और पार्टनर हो तो आप लायबल हो, सीधी बात है। आगे बात करते हैं, आने वाला पल जाएगा भी तो आने वाला पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर आएगा भी तो, और आउटगोइंग पार्टनर जाएगा भी तो इनके बारे में क्या बातें हैं जरा सुन लेते हैं बातें आराम से। तो भाई एक पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है कब जब जितने भी सारे के सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर पार्टनर हैं उन सभी की मंजूरी जब मिल जाएगी, कंसेंट जब मिल जाएगी। और ऑब्वियसली ये जो पार्टनर है बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट डन, जो भी काम किए होंगे उसकी रिटायरमेंट से पहले तो उसकी रिटायरमेंट से पहले अगर कोई भी कर्म कांड करके बैठे हैं जिससे लायबिलिटी वगैरह आ गई है तो उससे एडमिटेड पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आने वाला तो आज आया है,
आने वाला तो आज आया है, उसे पुराने कृत्यों से क्या लेना देना, तो उनके टुवर्ड्स वो लायबल नहीं होगा मेरे बाबू। ए पार्टनर्स हु लीव्स द फर्म, मैं तो जा रहा हूं, जाने वाले को कौन रोक सकता है बताओ, रोक सकता है कोई जाने वाले को? नहीं रोक सकता। तो ए पार्टनर हु लीव्स इन अ फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू, यानी कि बाकी के पार्टनर तो कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा पार्टनर रहेगा लायबल, रहेगा तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन कामों के लिए जब तक कि उसने पब्लिक नोटिस दिया है। तो उससे पहले पहले के सारे कामों के लिए वो लायबल रहेगा, उसके बाद जैसे ही पब्लिक नोटिस दिया तो ठीक है, वो फर्म से अलग हो गया, और फर्म से अलग हो गया तो ठीक है जी, बस हो गई बात खत्म, फिर तो कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये है आने वाले और जाने वाले की कहानी, और क्या दिक्कत की बात है, हो गई बात खत्म। आगे सबसे आखिरी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हाँ जी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जिसका जो प्रिंसिपल है, जो क्रक्स है, वो क्या है कि अगर आप वाकई में किसी की आंखों में धूल झोंकते हैं, अगर आप वाकई में किसी की आंखों में धूल झोंकते हैं, झूठ बोलते हैं, तो कानून उसको सच बना देगा। माना वो बात सच नहीं है, लेकिन आपके बोले गए झूठ की वजह से आपके बोले गए झूठ को भी सच बना देगा कानून, और लोगों की भलाई के लिए और आपके नुकसान के लिए। ऐसे करके चलती हैं हमारी बातें पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट के अंदर। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जरा आराम से बात को ध्यान से सुन लीजिएगा जी मेरे बच्चा, आओ जरा देखें क्या कह रहे हैं। तो अगर 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 व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, जब कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है खुद को, जब कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है खुद को, या और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, जानबूझकर परमिट करता है खुद को कि हाँ भाई मुझे दिखाओ, कि या तो वो खुद को दिखाता है या दूसरे लोगों को परमिट करता है कि दिखाओ मुझे, दिखाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या दिखाओ, क्या दिखाओ, टू बी रिप्रेजेंटेड ए पार्टनर। तो या तो वो खुद दिखाता है या औरों को परमिट करता है दिखाने के लिए, या तो खुद रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली और दूसरे लोगों को परमिट करता है कि हाँ मुझे रिप्रेजेंट करो। क्या रिप्रेजेंट करो? कि मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, जबकि व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट, जबकि वो नहीं है। तो अगर जबकि आप पार्टनर नहीं हो और आप दिखा रहे हो और लोगों को कि भाई मैं तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं, या दूसरे लोगों को बोल रहे हो कि हाँ बोलो बोलो सब बोलो, मैं तो चुप खड़ा हूं, लेकिन तुम लोग बोलो कि हाँ मैं पार्टनर हूं और मैं भी चुप खड़ा रहूंगा, तो यानी यहां पर आप नोइंगली परमिट कर रहे हो और लोगों को कि हाँ भाई आप भी रिप्रेजेंटेशन दो मेरी है। क्या रिप्रेजेंटेशन दो? कि मैं वाकई में एक पार्टनर हूं। तो यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है और ऑब्वियसली एक फेक रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, एक झूठी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। कैसी? कि हाँ भाई ये जो ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये जो ये मेरा चंगू है, ये तो बेसिकली पार्टनर है, जबकि इनफैक्ट ही इज नॉट, इनफैक्ट ही इज नॉट। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में ही इज लायबल लाइक ए पार्टनर है ना फॉर्म, हालांकि इन एक्चुअली इनफैक्ट ही इज नॉट अ पार्टनर बट ही इज लायबल लाइक ए पार्टनर इन अ फॉर्म। किस पर्सन के लिए? टू एनीवन, हर किसी उस इंसान के लिए जिसने विश्वास किया था उसकी इस रिप्रेजेंटेशन पर और उधार दे दिया था फॉर्म को। तो अगर कहीं भी किसी की आंखों में धूल झोंक कर आप फेक बातें बोलोगे, झूठ बोलोगे कि आप तो पार्टनर हो, और आपकी इसी बात के विश्वास पर सामने वाला जो पर्सन है फेथ कर कर आपकी इस रिप्रेजेंटेशन पर उधार दे देता है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे बाबू कानून आपके झूठ को भी सच बना देता है, कानून आपके झूठ को भी सच बना देता है, लेकिन सिर्फ सामने वाले की भलाई के लिए, और आपको लायबल बना देता है। ऐसे सिचुएशन में कानून ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप एक प्रॉपर पार्टनर हो। आप एक प्रॉपर पार्टनर हो का मतलब कि हाँ आज से आपको डिक्लेयर करते हैं हम आप पार्टनर बन गए, और आज के बाद से जो सभी राइट्स एंड ड्यूटीज सभी पार्टनर्स की हैं, बाकी पार्टनर्स की हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। आज के बाद से प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलेगी, कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस में भी हिस्सेदारी मिलेगी, और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आप कर सकते हो। तो सारे राइट्स जो बाकी पार्टनर्स को हैं वो भी हम आपको देते हैं। तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, जिसका दूसरा नाम पार्टनर बाय एस्ट्रोपल भी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप एक झूठ बोल देते हो तो आपको झूठ का भी सच बना देगा कानून, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की भलाई के लिए। कि किसी दूसरे ने अगर आपकी उस रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास करने
कि आपको फर्म को कोई क्रेडिट दिया था, यानी कि अपनी तरफ से कोई पैसा दे दिया था, तो आप लायबल हो जाओगे एज अ पार्टनर के तौर पर, बस आप लायबल हो जाओगे, आपको कोई राइट वगैरह नहीं मिलेंगे निश्चित तौर पर। तो यहां पे सिर्फ लायबिलिटी की बातें चल रही हैं, राइट्स की कोई बातें नहीं चल रही, यहां पर एसेट्स की कोई बातें नहीं चल रही, कोई भी फायदा नहीं दे रहा है कानून, सिर्फ और सिर्फ नुकसान की बातें कर रहा है कि नुकसान के अंदर आपकी हिस्सेदारी आ जाएगी। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। और इस भारी भरकम बेहतरीन सी बात को जरा और सरल तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां इस एग्जाम्पल में, कि सपोज करो एक्स वाई दो पार्टनर हैं, सपोज करो एक्स वाई दो पार्टनर हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मिस्टर ए को। मिस्टर ए जो मैनेजर है, जो पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है, उन्हें मैनेजर है वो एक, और उसे एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर दिया जेड के सामने। अब बेचारा मिस्टर जेड मासूम, उसे क्या पता कि ये मैनेजर है या पार्टनर है, तो उसे तो अगर भाई प्रेजेंट कर रहे हो आप एज अ पार्टनर के तौर पे, तो वो तो मान लेगा कि हाँ मैं पार्टनर हूं। और जो मिस्टर ए है वो चुपचाप है, ए रिमेन्ड साइलेंट, वो चुपचाप है। तो ठीक है, मिस्टर जेड जो कि है वो तो एक ट्रेडर है, वो बिलीव करेगा कि भाई इसे पार्टनर ये लोग बोल रहे हैं और ये चुप खड़ा है तो ये पार्टनर ही होगा। और ठीक है, उसने सप्लाई कर दिया 100 टीवी सेट टू द फर्म ऑन क्रेडिट, उसने क्रेडिट कर दिया। अब बाद में चलकर जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, मिस्टर जेड ने किस पे विश्वास किया था? ए पर विश्वास किया था, उसको पैसा मिला नहीं, डिड नॉट गेट एनी मनी। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर जेड ने क्या किया? स्यूट ए फाइल अगेंस्ट एक्स और साथ में ए, एक्स और वाई थे मीटिंग में उस टाइम पे। तो अब ए तो होने को हो सकता है, कह सकता है कि नहीं मैं तो मैनेजर हूं, मेरे खिलाफ क्यों केस फाइल कर रहे हो, मैं तो मैनेजर हूं, मेरे खिलाफ क्यों केस फाइल कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है भाई, आपने झूठ बोला था, दूसरे की आंख में धूल झोंकी थी, तो कानून आपको भी पार्टनर बना देगा, खाली लायबिलिटी के लिए, एसेट्स के लिए नहीं। तो इन द गिवन केस जो ए है, जो कि एक मैनेजर है, इज ऑल्सो लायबल, वो भी लायबल बन जाएगा। मिस्टर एक्स तो है ही है लायबल, और ऑब्वियसली मिस्टर वाई की जिसकी बात ही नहीं की, वो भी लायबल है, वो तो लायबल रहेगा ही, क्योंकि एक पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर लायबल हो जाते हैं। चाहे मीटिंग को ये एक पार्टनर करे, लायबल तो सभी हो जाते हैं, तो मिस्टर वाई भी लायबल होगा। तो यहां तो जो मेन बातें हैं ना वो मिस्टर ए के बारे में है। मिस्टर ए हु इज नॉट अ पार्टनर इन फैक्ट, जो रियलिटी में पार्टनर नहीं है, बट उसको रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, तो कानून ने बोल दिया भैया आप पार्टनर हो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। तो ऐसे करके बातें हो गई। तो डन जी डन, इसी के साथ आज की क्लास की हमारी यहां पर फाइनली पूरी तरीके से बात समाप्त होती है, और आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से यूनिट नंबर 1 भी हमारी समाप्त हो गई है। तो इसी के साथ अब अगली यूनिट शुरू करते हैं शानदार बेहतरीन तरीके से, यूनिट नंबर 2, राइट्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। बेहतरीन, अच्छी सी, लंबी सी, अच्छी सी, प्यारी सी यूनिट है। तो चले खैर करते हैं उसको भी जल्दी शुरू। तो अभी के लिए तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो जैसा ही कहते हैं कि अवेलेबल है पर सब अवेलेबल है।